Program to swap two numbers in C. तो सबसे पहले हम लेंगे हैश इंक्लूड stdio.h void main, यहाँ से सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। उसके बाद हम वेरिएबल्स को रीड कर लेंगे। इंट a कॉमा b रीड करने से पहले हम इनकी डाटा टाइप देंगे। a और b इंट ले लिया हमने और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया t। अब हम a और b को रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनएफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। स्कैनएफ %d %a %b, तो a और b इससे रीड हो जाएंगे। अब हमें इनको स्वैप करना है, तो उसके लिए हम टेम्परेरी वेरिएबल t को यूज़ करेंगे। t में इनिशियली मैं क्या करूँगा, a की जो वैल्यू हमने रीड किया वो स्टोर कर देंगे और a में हम लोग b की वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर आप t में a की वैल्यू स्टोर नहीं करोगे तो डायरेक्टली ये स्टेप लिखोगे तो a की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, इसलिए पहले हमने इसको t में स्टोर कर लिया, फिर b की वैल्यू को a में। अब a की वैल्यू जो t में स्टोर्ड है उसको हम b में आके स्टोर कर देंगे। तो इस 3 स्टेप से आपका जो स्वैपिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देंगे इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। तो होपफुली आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि a और b हमने रीड किया है, इन 3 स्टेप्स की हेल्प से वैल्यूज़ को स्वैप किया है और एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट से जो फाइनल स्वैप्ड वैल्यूज़ थी इनको हमने प्रिंट किया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, इसको डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम मैक्सिमम एग्जाम्स में अब तक पूछा गया है। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है, एक से लेके उस नंबर तक के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या है, 1 से लेके 4 तक के इंटरमीडिएट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रोग्राम को सी में हम लोग लिखते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखते हो सी लैंग्वेज में तो सबसे पहले आप लिखते हो हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हेडर फाइल है जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज के वो ऑलरेडी डिफाइंड हैं। उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड मेन फंक्शन से ही हमारे सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। प्रोग्राम का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हम एक n वेरिएबल लेंगे जिसको रीड कर लेंगे, एक i वेरिएबल लेंगे लूप चलाने के लिए और एक f वेरिएबल लेंगे आंसर के लिए। तो मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट n, f और i। f को मैंने 1 इनिशियलाइज़ किया है क्योंकि f में हमारा आंसर आने वाला है। तो कभी भी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ हो रहा हो तो उसका जो इनिशियल वैल्यू होती है उस वेरिएबल की जिसमें आंसर स्टोर करना हो उसे हमें 1 ही लेना चाहिए। i की वैल्यू 1 तक से मैंने इनिशियलाइज़ किया है, 1 से लेके n तक हम इसको इटरेट करेंगे। फिर मैंने दिया एक प्रिंटफ जिसमें हम वो नंबर को रीड करेंगे जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। एक मैसेज प्रिंट कर दिया है और स्कैनएफ से वो नंबर को रीड करेंगे। तो n वो वेरिएबल है जिसके थ्रू हम उस नंबर को रीड करेंगे। तो स्कैनएफ के बीच में मैंने %d दिया है जिसमें हम %n लिख के उस नंबर को रीड कर लेंगे। तो इस यहाँ तक को तो हो गया, आपका नंबर का मैसेज भी आ गया और आपने नंबर को रीड करने के लिए स्टेटमेंट भी दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम 3 लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो इस प्रोग्राम में हम लोग एक वाइल लूप को यूज़ कर लेते हैं। तो वाइल में जो कंडीशन रहेगी n तक की रहेगी, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि 1 से लेके उस नंबर तक के सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो i की इनिशियल वैल्यू 1 है, i को हमने ले लिया <= n। अब हमने कैलकुलेशन स्टेप दिया f = f × i। तो इनिशियली i की वैल्यू 1 रहेगी, f की वैल्यू भी 1 रहेगी, तो f क्या हमारा 1 कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगले इटरेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, f की पुरानी वैल्यू और i की नई वैल्यू f = f × 2। तो इस तरह से जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा हमारा जो f वेरिएबल है इसमें आंसर आके स्टोर हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद, लूप के जो स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमारा जो आंसर है वो f में है। n वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था। तो मैं एक प्रिंटफ दे देता हूँ। प्रिंटफ के बीच में हम मैसेज भी कर देंगे कि फैक्टोरियल ऑफ n = f,
यानी पर फैक्टोरियल ऑफ, तो n के लिए क्योंकि इधर हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करना होता है तो मैंने लिखा फैक्टोरियल ऑफ %d इज़ %d, और बाद में डबल कोट्स के बाद हम दोनों वेरिएबल्स को सीक्वेंस में दे देंगे, n और f को दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी पहले %d पे और f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी दूसरे %d पे। तो आपने देखा ये प्रोग्राम को बहुत ईजी स्टेप्स में लिखा गया है। तो आप इसको एक बार दोबारा से रीड कर लो। एक वाइल लूप लगा है, एक स्टेप है हमारा f इज इक्वल टू f इंटू आई का, और i को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया, फाइनली हमारा आंसर है जो f में आके स्टोर हो गया है। तो हम होप करते हैं कि आपको इसके सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसको एक बार दोबारा भी प्ले करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक पॉपुलर प्रोग्राम लिखेंगे, सी प्रोग्राम टू सम द सीरीज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है और इसको हम एक लूप का कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, वाइवास में भी पूछा जाता है। तो एक शॉर्ट वीडियो में आप ये सीख पाओगे कि इस प्रोग्राम को आप लोग कैसे लिख सकते हो। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 से शुरू होकर आप आगे जितना मर्जी आगे तक जा सकते हो। तो 1 2 3 अप टू 10 तक के नंबर्स को आपको इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया हैश इंक्लूड stdio.h, फिर वॉइड मेन। अब मैंने एक आई वेरिएबल ले लिया है जिसको एज ए इंट डिक्लेयर किया है, और एक सम करने के लिए एस वेरिएबल लिया है। कभी भी सम ऑफ सीरीज़ करना हो उसमें जिसमें आप उसका आंसर लेना चाहते हो, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम एस में आंसर स्टोर करेंगे, तो उस वेरिएबल को आपको 0 इनिशियलाइज़ करना चाहिए। फिर मैंने एक वाइल लूप लगाया, वाइल में मैंने कंडीशन दे दी है वाइल i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ताकि ये लूप 1 से लेके 10 तक इटरेट करे। लूप बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट दे दिया s इज़ इक्वल टू s प्लस आई। s की इनिशियल वैल्यू 0 है और i की इनिशियल वैल्यू 1 है। तो s की इनिशियल वैल्यू यानी अगर जब लूप फर्स्ट टाइम इटरेट होगा तो s इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1, s में 1 स्टोर हो जाएगा। i की वैल्यू हमने लिखा i प्लस प्लस, तो 1 से वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये लूप बॉडी बार बार रिपीट होती रहेगी। फिर अगले इटरेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो s इज़ इक्वल टू s की पुरानी वैल्यू यानी जो अभी हमने 1 कैलकुलेट किया 1 प्लस i की नई वैल्यू 2, तो s की नई वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से लूप बॉडी बार बार रिपीट होती रहेगी, i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक आगे बढ़ती रहेगी, और हमारे जो आंसर है इंक्रीमेंटल वे में s में स्टोर होते रहेंगे। अब हम लूप बॉडी के बाहर आके s की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट एफ में मैंने एक मैसेज भी कर दिया, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू %d, ताकि आउटपुट जब आए तो स्क्रीन पर आपको ये पता लगे कि आपका प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो एक मैसेज दे दिया, साथ में जो भी सम कैलकुलेट होगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का वो s के थ्रू आपका प्रिंट आउट में आउटपुट कंसोल पे आप देख पाओगे। तो इस तरह से आप कितने भी नंबर्स हों, अगर 10 फर्स्ट 10 फर्स्ट 100 फर्स्ट 5, बस वाइल में ये कंडीशन आपको चेंज करनी है। तो इसी तरह से एक पॉपुलर प्रोग्राम और भी है कि अगर आपको 10 ना हो, कुछ स्पेसिफाइड हो, तो आपको वाइल के बीच में वो चेंज करना है। लेकिन कई बार होता है हमारे प्रोग्राम में हमें n नंबर्स दिया होता है कि n की वैल्यू रन टाइम पे पता लगेगी कि वो 10 है, 5 है, 2 है, 100 है, 200 है। तो उस केस में आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, सी प्रोग्राम टू प्रिंट टू सम द सीरीज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसको भी हम हैश इंक्लूड से शुरू करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, तो स्कैनफ और प्रिंट एफ इसमें डिफाइंड है, तो इसको आप शुरू में इंक्लूड करोगे हेडर फाइल को। हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड मेन, और इसके अंदर मेन के बाद करली ब्रैकेट से मेन प्रोग्राम का ब्लॉक शुरू होता है। अब इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया था। आई एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया है, और एक वेरिएबल s लेंगे, s में हम लोग आंसर स्टोर करेंगे, तो s को मैंने 0 इनिशियलाइज किया। और साथ में एक वेरिएबल ले लिया n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, n की वैल्यू के हिसाब से ही आप लूप चलाओगे।
तो n की वैल्यू प्रिंट करें, इसके लिए हमने एक स्क्रीन पर हम एक मैसेज छोड़ देते हैं ताकि जब ये प्रोग्राम रन करो आप तो स्क्रीन ब्लैंक सी नज़र ना आए। एक मैसेज स्प्लैश हो जाएगा, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। इस मैसेज के बाद आप एक स्कैनएफ दोगे। स्कैनएफ के में आप n की वैल्यू को रीड करोगे। तो स्कैनएफ में हम फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे %d, क्योंकि n एक इंटीजर है, %d फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है इंटीजर्स का, और $n लगाकर इस वैल्यू को हम लोग रीड कर लेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट्स का जो सीक्वेंस है स्क्रीन पर आपको लिख कर आएगा, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, और n आप सप्लाई करोगे। अब मैंने वाइल में कंडीशन दी है, देखो उसमें मैंने लिखा था i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ दिया i इज़ लेस देन और इक्वल टू n दिया है। तो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही वाइल लूप चलता रहेगा। अंदर की स्टेटमेंट वही है, s इज़ इक्वल टू s प्लस i, और इसके बाद i को हम इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस लिख के, या i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 लिख के। तो जैसे जैसे आपका i की वैल्यू आगे बढ़ेगी s में जो आंसर्स हैं वो यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं प्रिंट होके ऐड होते जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमारा जो आंसर है वो s में स्टोर्ड है। अब s को हम लूप बॉडी के बाहर आके प्रिंट करेंगे। आप ध्यान रखें कि जब भी इस प्रोग्राम में या अभी इसके पहले जो मैंने प्रोग्राम बताया है तो आंसर को आपको लूप बॉडी के अंदर नहीं प्रिंट करना, नहीं तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी स्क्रीन पर आते रहेंगे। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, लूप बॉडी के बाहर आके आपको s की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हमने दे दिया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू %d s। तो इससे आपका जो आउटपुट है s में जो आपने वैल्यू स्टोर कैलकुलेट की है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप एक बार फिर से देख लो, वॉइड मेन लिखा है, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन दिया है और एक प्रिंटएफ दिया है एंटर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, और n की वैल्यू को रीड कर लिया है। और वाइल स्टेटमेंट में हमने कंडीशन इनिशियली ट्रू दी है, यानी n की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से पता लगेगा कि कंडीशन इनिशियली ट्रू होगी या नहीं होगी। तो वाइल की बॉडी के अंदर हमने दोनों स्टेप दिए हैं, s को कैलकुलेट करने का भी और i के लूप को i की वैल्यू को चेंज करने का भी। तो लूप बार बार इटरेट होता रहेगा, आंसर s में आके स्टोर हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू सम द सीरीज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसके पहले हमने किया है सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो दोनों ही लगभग सेम है, वहाँ हमने वाइल में 10 तक दिया था लूप, इसमें n तक दिया है। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सी का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में। तो इसमें हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, एक रेंज में जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे उनको प्रिंट करेंगे। रेंज यानी कि कोई स्टार्ट वैल्यू है, कोई एंड वैल्यू है, दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है तो उनको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर्स जिनके अगर डिजिट्स को हम अलग अलग करके उनका क्यूब करें और क्यूब का सम करें और वो नंबर दोबारा से मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यूजुअली ये 3 डिजिट के नंबर्स के लिए होता है, लेकिन आपका ये प्रोग्राम आप कितने मर्जी नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे #include stdio.h। तो स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल है, आपको पता ही है, ये शुरू में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन के बाद हम प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स यूज़ होने हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। तो डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस वेरिएबल का क्या पर्पज़ है। शुरू में हमने इन सभी को हमने इंट लिया है, इंट डाटा टाइप लिया है। तो एक वेरिएबल लिया ई, और ये लिया हमने एंड ऑफ रेंज के लिए, एन नंबर्स के लिए। एक एस लिया है, इसको स्टार्ट वैल्यू 0 दी दी है सम ऑफ डिजिट्स के लिए। और एक वेरिएबल लिया है हमने m और लिया है k, तो साथ में एक लिया है t। तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। आप वेरिएबल्स बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हो, प्रोग्राम लिखते लिखते जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो तो वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट में जाके नए वेरिएबल्स ले सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि मुझे जितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे तो मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर और रिक्वायर्ड होंगे तो हम लोग और भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे।
तो पहले मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया जिसमें मैंने दिया एंटर स्टार्ट वैल्यू ऑफ रेंज, कि रेंज कहाँ से शुरू होगी। तो एक स्टार्ट देंगे, जैसे मान लो हम करते हैं 100 से 200, 100 इज़ द स्टार्ट एंड 200 इज़ द एंड ऑफ द रेंज। तो स्टार्ट के लिए मैंने वेरिएबल लिया s और एंड के लिए हम लोग वेरिएबल e यूज़ कर लेंगे। तो शुरू में मैंने दिया एंटर स्टार्ट वैल्यू ऑफ रेंज और दूसरे स्ट्रिंग में मैंने दे दिया एंटर एंड वैल्यू ऑफ रेंज, यानी रेंज कहाँ से शुरू है कहाँ पे ख़त्म है। तो रेंज हमारी s से शुरू है और e पे ख़त्म होगी। अब हम s और e के बीच में जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। उनमें से जो जो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा जब आप प्रोग्राम को प्रिंट करोगे यानी रन करोगे। तो मैंने एक फॉर लूप ले लिया, फॉर में मैंने n से वो लूप लगाया है और लूप का आप स्टार्ट देख रहे हैं कि मैंने दिया n इज इक्वल टू s, n इज लेस देन और इक्वल टू e, n प्लस प्लस, यानी स्टार्ट से रेंज के स्टार्ट से मैंने लूप को शुरू किया है और रेंज कहाँ तक लेके गया हम e तक। और लूप के बॉडी में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, किस स्टेटमेंट का क्या पर्पज़ है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले मैं एक बार राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो हमने क्या करना है कि फॉर लूप को चलाना है s से लेके e तक। इस लूप की बॉडी के अंदर हम एक वो प्रोग्राम सेगमेंट देंगे जिसके थ्रू किसी भी नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए चेक किया जा सके। तो हमने क्या किया, वाइल लूप के शुरू में मैंने जो n जो है यानी हम हर एक नंबर को चेक करने वाले हैं, तो n को मैंने असाइन कर दिया t को और k को। यानी कि मान लो स्टार्ट में आपने s की वैल्यू दी 100 और 200 के बीच में, तो n की वैल्यू 100 होने वाली है। तो t और k में भी मैंने 100 स्टोर कर दिया, यानी n की जो वैल्यू है, क्योंकि n हमारा वाइल में अल्टर होने वाला है तो इसकी वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए इन दो वेरिएबल्स में मैंने स्टोर कर दिया है। साथ ही मैंने कर दिया s इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ डिजिट्स लेना हो तो वेरिएबल मैंने s लिया है तो इसको 0 इनिशियलाइज किया है। अब वाइल लूप की बॉडी में आप देख रहे हैं कि मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, m इज इक्वल टू k mod 10। k mod 10 से क्या होगा कि आपका जो नंबर है हमने k में भी स्टोर कर दिया था n की वैल्यू। तो मैंने कहा इनिशियली मान लो 100 है, तो 100 को 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर होगा वो m में स्टोर हो जाएगा। तो कोई भी वो नंबर हो सकता है। और नेक्स्ट लाइन में दिया s इज इक्वल टू s प्लस m इंटू m यानी m का क्यूब। तो रिमाइंडर, क्योंकि डिजिट्स अलग अलग करने हैं तो हमें रिमाइंडर फंक्शन को यूज़ करना होगा। मान लो 153 है तो इस केस में क्या रहेगा, हमारा 3 आके m में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट एक डिजिट जो अलग होके उसका क्यूब होके s में स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने k को अल्टर कर दिया, मैंने लिखा k इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 10। तो उससे क्या होगा, मान लो 153 है डिवाइड बाई 10, सी में इंटीजर डिवीजन होती है तो 15 रिटर्न होगा। तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फाइनली जो भी नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग होके जो क्यूब है वो सम क्यूब्स का सम है जो s में स्टोर हो जाएगा। वाइल लूप से बाहर आके मैंने t को चेक कर लिया, क्योंकि t में मैंने नंबर स्टोर कर दिया था और s जो है उसमें सम है, अगर ये बराबर है तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी नंबर के लिए आप करोगे नेक्स्ट टाइम नए नंबर के लिए आप इसको रन करोगे। तो आप ये बार बार करते रहोगे, n के सभी वैल्यूज़ के s से लेके e तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबके लिए प्रोग्राम का जो लॉजिक है बार बार चलेगा। तो जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी वाइल में कैलकुलेशन होने के बाद इफ़ की कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो वो वाले नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप एक बार देख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि मैंने फॉर लूप के अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनको इनिशियलाइज भी किया है और t और k को n से n की वैल्यू दे दी है। वाइल में मैंने दिया k इज़ ग्रेटर देन 0। उसके बाद वाइल के अंदर की बॉडी के अंदर हमारा जो मेन लॉजिक है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का दिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के डिटेल लॉजिक के लिए हमारे इसी चैनल पर वीडियो भी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप किसी नंबर को चेक करना कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो इस प्रोग्राम में हमने n की सभी वैल्यूज़ के लिए चेक किया है कि हर एक वैल्यू के लिए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे जब आप इसको रन करेंगे कि एक पर्टिकुलर रेंज में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आज हम एक नया प्रोग्राम सीखेंगे
सी लैंग्वेज में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में, कि आपने कुछ भी इनपुट दिया है, कोई नंबर इनपुट किया है और उसको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते क्या हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं कि उन नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसके सारे डिजिट्स अगर हम लोग अलग कर दें, इन सभी डिजिट्स का अगर क्यूब करें और उसका सम करें, अगर वो नंबर के बराबर ही हो तो वो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। अगर ऐसा ना हो तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। मैं एक एग्जांपल भी लिखता हूँ। पहले हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ईच डिजिट ऑफ अ नंबर। अगर किसी भी नंबर के अलग अलग डिजिट्स कर दिए जाएं और उनका क्यूब किया जाए, अगर वो नंबर के बराबर हो तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई नंबर हो हमारा 153, तो इसमें 3 डिजिट्स यूज होते हैं 1, 5 और 3। तो 1 का क्यूब किया जाए अगर, और 5 का क्यूब किया जाए और 3 का क्यूब किया जाए, तो कैलकुलेट करने के बाद 1 का क्यूब रहेगा 1, 5 का क्यूब रहेगा 125 और 3 का क्यूब रहेगा 27। तो मैं लिख रहा हूँ क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 5 प्लस क्यूब ऑफ 3। ये सिंटेक्स में सी के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट जनरल समझाने के लिए लिख रहे हैं। क्यूब के लिए मैंने क्यूब वर्ड यूज़ कर लिया इंग्लिश का। तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। अब तीनों को ऐड करते हैं। तीनों को ऐड करने के बाद आप देखोगे कि जो नंबर है वो 153 ही मिला है। तो इनपुट भी 153 थी, आउटपुट भी 153 है। डेट मीन्स कि हमारा जो 153 है ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इस तरह से आप किसी और नंबर, सभी नंबर्स के साथ ऐसा नहीं होता, आप किसी और नंबर को भी चेक कर सकते हैं जिनके डिजिट्स आप अलग अलग करके क्यूब करके सम करेंगे। तो सभी नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारे नेचुरल नंबर्स में से किसी नंबर पे ही ये सिचुएशन होती है। तो इसी प्रोग्राम का लॉजिक हमने हमारे प्रोग्राम में डेवलप करना है। हम क्या करेंगे कि नंबर को इनपुट करेंगे और उसके डिजिट्स अलग करने के लिए वही सम ऑफ डिजिट्स वाला लॉजिक लगाएंगे कि उस नंबर को डिवाइड बाय 10 करेंगे मोड ऑपरेटर यूज करके। जैसे 153 n है, मान लो 153 n mod 10, m इज इक्वल टू n mod 10। ऐसा करने से क्या होगा, जो 3 है एज अ रिमाइंडर हमारा m में आ जाएगा और m का हम लोग क्यूब कर लेंगे और उसको सम में डाल देंगे। फिर हम n को लिखेंगे n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो 153 डिवाइड बाय 10, क्योंकि सी में इंटीजर डिवीजन होती है तो वो 15 रह जाएगा। तुम्हारी लूप जो है वो ट्रू ही रहेगा। तो 15 को फिर मोड 10 करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का क्यूब पिछले सम में ऐड कर देंगे। देखते हैं प्रोग्राम का लॉजिक। सबसे पहले मैंने लिख दिया #include stdio.h, मैंने इंडिकेट कर दिया है। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए n m और एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, s ले लिया है, और एक टेम्परेरी वेरिएबल कंपैरिजन करने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n को रीड कर लेते हैं। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना है, एक scanf स्टेटमेंट को यूज़ करना है। रीड करने से पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि ताकि यूज़र को, प्रोग्राम के यूज़र को पता रहे कि मुझे उसे क्या सप्लाई करना है। तो मैंने लिखा एंटर द नंबर, उसके बाद scanf से हमने n को रीड कर लिया %d, क्योंकि n इंटीजर है तो %d से इसको हम लोग रीड करेंगे। n को रीड करने के बाद अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाने से पहले n को हम टेम्परेरी, क्योंकि n बाद में चेंज हो जाएगा, तो एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मैंने लिखा temp इज इक्वल टू n, तो n में जो भी वैल्यू है वो temp में भी हो जाएगी। फिर वाइल लूप लगाया, वाइल में हमने लिखा वाइल n इज ग्रेटर देन 0, कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती रहे। तो लूप में वही लॉजिक है हमारा n mod 10 वाला। तो कोई भी नंबर है अगर उसको 10 से डिवाइड करें, जो भी शेष होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो m में आके स्टोर हो जाएगा। तो सम वेरिएबल में हम ये m को क्यूब करके स्टोर करेंगे। क्यूब करने के लिए हमें क्या करना है, m इंटू एम इंटू एम, m को 3 बार लिखना है, बस मल्टीप्लाई के साथ 2 बार मल्टीप्लाई सिंबल लगाने हैं। फिर मुझे अगली लाइन में लिखना है n इज इक्वल टू n mod 10, क्योंकि n को ट्रंकेट भी करना है, क्योंकि 153 में से 3 अलग हो चुका है तो इसे 15 बनाना है। तो ये लूप बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। फाइनल सम हमारा s वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम s को और temp को कंपेयर करेंगे
क्योंकि नंबर तो n की वैल्यू तो अल्टर हो चुकी है, तो टेम्प में हमारी n की ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई है। अगर ये वैल्यूज बराबर हैं, इफ कंडीशन ट्रू होती है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इफ एल्स के कॉम्बिनेशन में देंगे हम लोग। तो ये सी का बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। अगर प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखें तो ये टफ लगती है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा है कि प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट इन सी। तो प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम इस प्रोग्राम को पिछले प्रोग्राम्स की तरह कॉपी करेंगे और हम लोग एक ऑनलाइन कंपाइलर में इसको पेस्ट कर देंगे और इसको रन करके देखेंगे। आप इस प्रोग्राम को डायरेक्टली भी आपके सिस्टम पे, जो भी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी सी का कोई सॉफ्टवेयर है, टर्बो सी है या कुछ भी है, आप इस प्रोग्राम को डायरेक्टली भी टाइप करके रन करके देख सकते हैं। चलो थोड़ा इसको रीडेबल बनाने के लिए और यूज़र के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने इस तरह से स्क्रीन कैप्चर लिया है। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स को हम लोग एक बार मैं उनको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि इनपुट स्टेटमेंट क्या है हमारी। स्कैनएफ है, एन रीड हो रहा है और उसके बाद एन को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प में स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने एक लूप लगाया है जिसमें हमने दिया n इज ग्रेटर देन 0 और जो मेन कैलकुलेशन के स्टेप हैं जो लूप बॉडी के अंदर है, 3 लाइनें हैं। m इज इक्वल टू n mod 10, s इज इक्वल टू s प्लस m क्यूब, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। हमारी इस वीडियो सीरीज के आप सभी वीडियोस देखेंगे तो आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट का सीक्वेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो सभी वीडियोस, इसके पिछले वाले सभी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं, वो भी देखें और कमिंग वीडियोस भी देखें। तो आपका अगर प्रोग्रामिंग थोड़ा वीक है या आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। तो प्रोग्राम मैंने पूरा लिख दिया, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं प्रोग्राम को। आप स्क्रीन पर प्रोग्राम देख पा रहे हैं। अब हम इसको हैश इंक्लूड से लेके नीचे तक सारा सेक्शन कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग टीसी के किसी भी कंपाइलर में कंपाइलर के एडिटर में पेस्ट कर देंगे। तो मैंने एक ऑनलाइन एडिटर लिया है, उसमें कंपाइलर इनबिल्ट है, कॉपी कर लिया और मैंने एक ऑनलाइन एडिटर खोला है, उसमें मैंने पेस्ट कर दिया और इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। तो हमने डबल कोट्स वाला इसमें भी करना है क्योंकि हमारा MS वर्ड हमने यूज़ किया, डबल कोट्स मैंने करेक्ट कर दिए हैं वीडियो को पॉज करके। अब नंबर इनपुट देंगे। जैसे ही प्रोग्राम को रन किया मैंने तो मैंने इनपुट दी है, तो मैंने जो नंबर दिया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कैलकुलेशन से चेक कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसा नंबर दूंगा जो आर्मस्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैंने 153 आपको पहले बताया था कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो 153 के लिए बोल रहे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रोग्राम ले लेते हैं, फ़ारेनहाइट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सिखाई जाती है तो ये ऐसे बेसिक छोटे से प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। तो ये भी एक वैसा ही प्रोग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो लोग BCA कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो उनको ऐसे छोटे छोटे जो प्रोग्राम साइंटिफिक कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये मेरे ख्याल से करने चाहिए। तो हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 इंटू F-32। तो यहाँ पे F क्या है हमारा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और C क्या है हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस।
तो एफ हमारा इनपुट रहने वाला है और सी हमारा आउटपुट रहने वाला है। हमेशा किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले आप हमेशा उसका फॉर्मूला लिख लो जब आप बिगिनर होते हो, और वेरिएबल्स चेक कर लो कि आपके इनपुट वेरिएबल्स क्या रहेंगे, आपके आउटपुट वेरिएबल्स क्या रहेंगे। तो इनपुट को आपको रीड करना होता है, आउटपुट को आपको कैलकुलेट करके प्रिंट करना होता है। साथ में आप डिसाइड करो डाटा टाइप्स का कि आपके प्रोग्राम के फॉर्मूला में डाटा वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या रहने वाली है। तो अभी इसमें एफ की डाटा टाइप हम लोग इंटीजर्स ही ले लेते हैं, इंट ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यू जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता। और सी के लिए हम डाटा टाइप फ्लोट लेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह का कैलकुलेशन स्टेप है जिसमें डिवीजन हो रही है। तो जब भी डिवीजन हो तो ये काफी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आंसर आएगा वो फ्लोट वैल्यू होगा, दशमलव वाला होगा, डेसिमल पार्ट होगा उसमें। तो इसलिए हमने सी की डाटा टाइप फ्लोट ले ली है। अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले सी के प्रोग्राम स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें मेन लिखना होता है, मेन फंक्शन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये प्रोग्राम बिगिनिंग करती है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं उन वेरिएबल्स की डाटा टाइप हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इंट स्मॉल एफ और फ्लोट एक स्मॉल सी ले लिया है। मैंने सीक्वेंस रखा है कि पहले मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया, फिर बाद में मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया। आप चाहे फ्लोट पहले डिक्लेयर कर लो फिर इंट डिक्लेयर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रही, ये वीडियो हमारा है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। अब बारी आती है कि जो इनपुट है, कैलकुलेशन से पहले हमेशा ही पहले इनपुट होनी चाहिए, फिर कैलकुलेशन, फिर आउटपुट। ये एक सिंपल स्टेप है, क्योंकि प्रोग्राम्स जो सी के हैं टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है, फिर ये इसके बाद इसके बाद इसके बाद। तो हमारा जो इनपुट है एफ इनपुट है, तो हम स्कैन एफ से एफ को रीड कर लेंगे। इनपुट स्टेटमेंट है स्कैन एफ सी प्रोग्रामिंग की। तो एफ हमारा इंटीजर है, परसेंटेज बी से इसको रीड करेंगे, क्लियर। फिर फॉर्मूला सप्लाई करेंगे, सी इज इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाय 9 इंटू एफ माइनस 32। ठीक है, ये कैलकुलेशन स्टेप है, इससे सी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब सी क्योंकि कैलकुलेट हो चुका है, हमें इसको प्रिंट करना है। सी फ्लोट है, परसेंटेज एफ से। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम का सीक्वेंस क्या है कि ये एक स्मॉल सा प्रोग्राम है आपका। यहाँ पे मेन फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये इनपुट स्टेट, ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। पहले इनपुट है, फिर कैलकुलेशन स्टेप है, फिर आउटपुट स्टेटमेंट है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, जब आप एफ की वैल्यू, जब प्रोग्राम को आप रन करोगे तो ये प्रोग्राम आपसे एफ की वैल्यू डिमांड करेगा। आप एफ की जो भी वैल्यू सप्लाई करोगे वो वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी फॉर्मूला के हिसाब से, और सी में आंसर आके स्टोर हो जाएगा। सी को फाइनली हमने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमने दो वेरिएबल लिए, सी फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस के लिए और एफ फॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं, अगर आप उससे फेमिलियर नहीं हो, मैं इस वीडियो में भी यही कहूँगा कि अगर आपको सी के डाटा टाइप्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता और आप पता करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका पर्टिकुलर वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। इसी तरह से सी की जो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कहीं पे, तो इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दूंगा, आप जरूर विजिट करें और देखें उसको। और साथ में जो मैंने ऑपरेटर्स यूज किए, इक्वल टू, ये डिवीजन का, और ये स्टार या और भी ऑपरेटर्स जो यूज किए हैं, रिलेटेड भी हमारा एक अलग से वीडियो है। तो उसका ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जरूर विजिट करें। हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस प्रोग्रामिंग वीडियो में हम लोग एक सी का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम देखेंगे जो यूजुअली इंटरव्यूज़ में, बिगनर लेवल इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है, या यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्रामिंग के पेपर्स हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो वीडियो में देखते हैं, एक बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है प्राइम नंबर्स का, कि कोई नंबर हम इनपुट दे रहे हैं, हमें चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। तो इस प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें 13 का, 13 या तो 1 से डिवाइड होता है और या 13 से। डिवाइड होने का मतलब है कि कम्प्लीटली डिविजिबल, यानी कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए
तो 13 1 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता है और 13 के बाद ही देता है। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे कहीं पे भी नहीं आता। जैसे 14 नहीं, 14 है जो 1 से भी रिमाइंडर 0 देता है, 2 से भी रिमाइंडर वो 0 देता है, उसके बाद 7 से भी देता है। तो बीच में है पोजीशंस जहाँ पे वो रिमाइंडर 0 देता है। तो इसका मतलब 14 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। इस तरह से और भी प्राइम नंबर है। तो इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इनपुट कुछ भी हो तो हम उसको इस तरह से लॉजिक डेवलप करेंगे कि वो नंबर हर एक नंबर के लिए चेक हो, उसको फिर हम रिमाइंडर चेक करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी इनपुट हो 2 से लेके उस इनपुट से एक कम तक उस नंबर को हर एक नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इनपुट 13 है, तो 13 को हम 1 और 13 से डिवाइड करेंगे, वहाँ से तो हो ही जाएगा। तो लेकिन हमें इसको कंसिडर नहीं करना। हम क्या करेंगे 2 से लेके 12 तक 13 को हर एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे और रिमाइंडर को चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 होता है कहीं पे भी तो इसका मतलब 13 प्राइम नंबर नहीं है। अगर कभी भी 0 नहीं होता तो 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो इस प्रोग्राम को अभी शुरू करते हैं आगे। तो मेन हमारा जो लूप चलेगा वो रहेगा 2 से लेके नंबर की एक वैल्यू कम तक, यानी 2 से लेके n-1 तक। और फिर से हम इसमें मोड ऑपरेटर ही यूज़ करेंगे। मान लो नंबर n है वेरिएबल का नाम, तो हम लिखेंगे इफ n मोड i इज इक्वल टू 0। बस ये हमारा एक इफ कंडीशन रहेगी। साथ में हम एक फ्लैग वेरिएबल यूज़ करेंगे। फ्लैग को इनिशियल हम 0 कर देंगे ताकि अगर कभी भी डिविजिबल होता है वो नंबर तो फ्लैग को हम 0 से 1 सेट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो 13 का एग्जांपल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 13 को चेक करना हो तो 2 से लेके 12 तक सभी नंबर्स के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कंप्लीट डिविजिबिलिटी है या नहीं है। और हम रिमाइंडर को चेक करेंगे। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, %साइन जो होता है हमारा सी का, और साथ में चेक करने के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो साथ में हमारा एक लूप रहेगा जो 2 से लेके नंबर के एक कम तक रहेगा, 2 से लेके n-1 तक का हमारा लूप रहेगा। तो अभी हिंट में अभी इतना ही है। प्रोग्राम को हम लोग शुरू कर लेते हैं ताकि आपको प्रोग्राम के थ्रू इसका ज़्यादा पता लग जाए। और प्रोग्राम को बाद में हम लोग एक ऑनलाइन कंपाइलर में पेस्ट करके आंसर को वेरीफाई भी करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो लिख रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। मेरे बोलने की स्पीड अगर कम है, ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है, तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकें। तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए ही थोड़ा मुझे स्पीड से बोलना पड़ता है, और नहीं तो एक छोटा वीडियो ये ऑलरेडी 8 मिनट तक जाने वाला है। नहीं तो ये अगर बिल्कुल धीरे बोलूँगा तो ये 15 मिनट तक चला जाएगा, तो वो व्यूअर के लिए भी बढ़िया नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कि इस वीडियो को कि नंबर कोई भी नंबर है उसको हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। लॉजिक मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग 2 से लेके उस नंबर के एक कम तक सभी नंबरों से उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को टेस्ट करेंगे कि वो 0 है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। अभी ये जो प्रोग्राम आप बोर्ड पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मैं MS वर्ड में टाइप कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ साथ में। आप सी के कंपाइलर में डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। सिर्फ मुझे विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि सी की जो स्क्रीन्स हैं वो ऑलमोस्ट ब्लू कलर की होती है। टर्बो सी का जो एडिटर है तो उसमें विजिबिलिटी इतनी बढ़िया सी बनती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स की वीडियोस बना चुका हूँ और सी लैंग्वेज को लगभग मोर देन 20 ईयर्स से मैं टीच भी कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता ही है कि जो मैं डायरेक्टली भी लिखूँगा प्रोग्राम में शायद पूरी कोशिश रहती है कि कोई मिस्टेक ना हो। तो शुरू करते हैं हैश इंक्लूड से। तो शुरू में मैंने stdio.h एक फ़ाइल इंक्लूड कर दी है। सी की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है जिसमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले स्कैनफ और मेनफ के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल ले लेंगे। तो मैंने एक n वेरिएबल ले लिया जिस नंबर को चेक करना है उसका वेरिएबल लिया मैंने इंट, और एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने इनिशियलाइज 0 कर लिया है। फ्लैग का कोई भी मीनिंग नहीं है, वेरिएबल का नाम f a b c d जो मर्जी ले सकते हैं, लेकिन इसका पर्पस समझाने के लिए मैंने इसको फ्लैग इज इक्वल टू 0 किया है कि इनिशियल वैल्यू 0। अगर कहीं भी कंडीशन ट्रू होती है तो फ्लैग को हम 1 कर लेंगे, बाद में फ्लैग को टेस्ट कर लेंगे। एक इंटरमीडिएट वेरिएबल और लिया मैंने, j लिया है कैलकुलेशन के लिए। जे मैंने लिया एक लूप चलाने के लिए, कि मैंने शुरू में बात की थी कि ये प्रोग्राम लूप में प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक मैंने मैसेज दे दिया printf एंटर द नंबर
ताकि जो यूज़र इसको रन करे उसको स्क्रीन पे कुछ लिखा तो आए कि एंटर द नंबर, उसे पता हो कि मुझे कुछ सप्लाई करना है, कुछ इनपुट देना है। तो स्कैनएफ फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज की, तो %d लिया है मैंने क्योंकि n हमारा एक इंटीजर है, n को हमने रीड कर लिया। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप के लिए काउंटर मैंने लिया है j की वैल्यू हम 2 इनिशियलाइज करेंगे और j की वैल्यू हम लेंगे फाइनल वैल्यू n-1 तक। ये मैं पहले बहुत ज़्यादा टाइम तक बता चुका हूँ इसके बारे में, ये क्यों लिया गया है। फिर j++। फॉर की बॉडी के अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया है कि हम इसमें लिखेंगे इफ़ n mod j इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे भी अगर ये कंडीशन कभी ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी के अंदर हम फ्लैग को 1 सेट कर देंगे। अगर ये कभी भी नहीं होती तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह जाएगी। जैसे मान लो 13 हो इनपुट तो इफ़ कभी भी ट्रू नहीं होगी तो फ्लैग 0 ही रह जाएगा। मान लो 14 हो तो फ्लैग 1 हो जाएगा। 14 अगर है तो अगर वो 2 से ही डिवाइड हो जाता है तो उसको 7 से करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने फ्लैग 1 करने के बाद पहले इटरेशन में साथ में ब्रेक दे दिया है। ब्रेक आपके लूप को, आपके प्रोग्राम को, कंट्रोल को लूप बॉडी से बाहर ले जाएगा। अब हम फॉर लूप से बाहर आके फ्लैग की वैल्यू को चेक कर लेंगे इफ स्टेटमेंट से कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0। फ्लैग अगर 0 ही रह गया तो इसका मतलब क्या है, प्रिंटफ में हम क्या देंगे, नंबर इज प्राइम। और अगर 0 नहीं रह गया, ये 1 हुआ है, एक बार भी अगर डिविजिबिलिटी हुई है तो नंबर इज नॉट प्राइम। तो दोनों मैसेज में इफ एल्स के कॉम्बिनेशन में दे देता हूँ। तो ये सी का बहुत ही आसान सा वीडियो है प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स इन टू चेक नंबर, एंटर नंबर इज प्राइम और नॉट। तो यहाँ मैसेज दूसरा दे दिया, नंबर इज नॉट प्राइम। अब ये पिछले वीडियोस की तरह हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेंगे और एक ऑनलाइन कंपाइलर में इसको हम लोग पेस्ट करके रन करके देखेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं इस डाटा को सारे को। हमारा जो प्रोग्राम है आप अपने कंप्यूटर में सी के एडिटर में डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको और फाइनली फिर इसको एक ऑनलाइन कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जिस सिस्टम में बैठ के डेवलप किया है मेरे पास टर्बो सी का एडिटर नहीं था, तो मैं ऑनलाइन ही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो हम ये इनपुट मांग रहे हैं, मैंने कुछ इनपुट दी तो उसके हिसाब से ये बता रहा है कि नंबर इज़ नॉट प्राइम। आप देख पा रहे हैं कि नंबर प्राइम नहीं है। एक इनपुट हम ऐसी देते हैं कि जो हमें पता हो कि नंबर प्राइम है, तो उसके केस में नंबर इज़ नॉट प्राइम। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी इतना ही। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय, सी प्रोग्रामिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रोग्राम देखेंगे सी लैंग्वेज का, जो एक पॉपुलर प्रोग्राम है, जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है या कई बार एग्जाम्स में भी आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा और आसान सा प्रोग्राम है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इन सी। कोई भी हम इनपुट देते हैं कोई नंबर, तो उसके अलग अलग डिजिट्स को हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे उसका सम कर सकते हैं। हिंट के तौर पे मान लो इनपुट है आपका 1 2 3, यानी 123 इनपुट है मान लो, या 125 ले लेते हैं। 125 इनपुट है तो आउटपुट में क्या रहना चाहिए, 1 + 2 + 5, डेट इज आउटपुट क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स की तरफ जो प्रोग्राम का जो यूज़र है उसको नंबर ऑफ डिजिट्स की तरफ ध्यान ना देना पड़े। वो जितने मर्जी डिजिट्स का प्रोग्राम हो, ये प्रोग्राम वर्क करे बस इंटीजर्स की रेंज में आके। तो सबसे पहले हम लोग मेन लिखते हैं, मेन से ही हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और साथ में कर्ली ब्रैकेट ओपन, मेन का ब्लॉक शुरू होता है कर्ली ब्रैकेट से। तो सबसे पहले हमने मेन लिख लिया और एक कर्ली ब्रैकेट ओपन से प्रोग्राम का ब्लॉक शुरू कर दिया। अब इसके बाद रहते हैं हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमने एक n वेरिएबल ले ली जिसकी डाटा टाइप इंट डिक्लेयर की है और साथ में मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। अब हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि वो नंबर एंटर करने के लिए जिसके डिजिट्स का सम करना है, एंटर द नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक स्कैनएफ स्टेटमेंट को यूज़ करके n को रीड कर लेंगे।
आपको याद होगा कि स्कैनएफ हमारा एक फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट है सी का, और प्रिंटएफ एक फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट है। क्योंकि हम एक इंटीजर को रीड करने जा रहे हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने %d यूज़ किया है। अब एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल में हम कंडीशन देंगे कि अगर n की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक लूप चलता रहे। मान लो आपने इनिशियल वैल्यू n की स्कैन की है 125, तो वाइल लूप शुरू में ही ट्रू है तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया, m वेरिएबल ले लिया। अब इसकी डाटा टाइप हम डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि हम वेरिएबल प्रोग्राम लिखते वक्त भी डिक्लेयर करते हैं। तो m से पहले मैंने एक सम वेरिएबल लिया हुआ जिसको 0 इनिशियलाइज किया है। अब मैंने लिखा m = n mod 10। इससे क्या होगा, नंबर 10 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर m में आ जाएगा। सपोज नंबर इज 125, तो m में क्या आ जाएगा आपका 5 स्टोर हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस m, तो 5 आके सम इज इक्वल टू सम प्लस m से क्या होगा 0 + 5, तो फर्स्ट डिजिट हमारा सम में आके ऐड हो गया। फिर मैंने यूज किया n = n डिवाइड बाय 10, तो 125 डिवाइड बाय 10 इंटीजर डिवीजन होती है, तो बैलेंस क्या बचेगा 12। तो ये लूप चलता रहेगा, ऐसे सभी डिजिट से अलग हो जाएंगे। फाइनल आंसर हमारा सम में आ जाएगा, और सम ऑफ डिजिट्स हमारा सम नाम के एक वेरिएबल में आ गया। तो इसको हमने बाद में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि प्रिंटएफ से हमने सम ऑफ डिजिट्स को प्रिंट कर दिया सम वेरिएबल को। तो एक इजी सा प्रोग्राम है सी का। इसको रन करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे और किसी ऑनलाइन कंपाइलर में इसको पेस्ट करके रन करेंगे। तो इसमें देखो वाइल लूप में क्या ब्यूटी है वाइल लूप की, इसमें कि नंबर ऑफ इटरेशन डिफाइंड नहीं है। जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे 125 है तो 125 डिवाइड बाय 10 12, 12 डिवाइड बाय 10 1 डिवाइड बाय 10, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0। उस केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो फाइनली हमारा जो ये सम है सम वेरिएबल में आ जाएगा। इस प्रोग्राम में भी मैं ऊपर #include stdio.h लिख देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं किसी ऑनलाइन कंपाइलर में कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। कॉपी कर लिया हमने इसको। यहाँ मैंने %d नहीं लगाया था तो %d लगा दिया है, क्योंकि सम एक इंटीजर वेरिएबल है। कॉपी। अब ऑनलाइन एडिटर हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी हमें डबल कोट्स थोड़े ठीक करने हैं और प्रोग्राम को रन कर लेना है। तो नंबर वो डिमांड कर रहा है तो हम नंबर सप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इनपुट दी, तो आप देख पाएंगे जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो सम ऑफ डिजिट्स आपका स्क्रीन पर आ गया। तो इसी तरह से हम कोई नया नंबर भी दे सकते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप किसी प्रोग्राम को ज़रूर टेस्ट करें। शुरू में आप ऐसी वैल्यूज़ दें इनपुट में जिसकी आउटपुट आपको ऑलरेडी पता हो। तो एक इनपुट और देते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो से आप देखते रहें। अगर वीडियोस अच्छे लगे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज के इस वीडियो में हम दो नए प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम लोग सी के कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम जो लिखने जा रहे हैं वो है प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 that are divisible by 7। आज हमने वाइट बोर्ड और मार्कर यूज़ करने के बजाय एक ये न्यू कंसेप्ट यूज़ किया है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी थोड़ी मुझे इम्प्रूव फील हो रही है। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके पहले कि हम लोग ये प्रोग्राम लिखें, कि हमें एक लूप लगाना है। इस प्रोग्राम में हमें लूप यूज़ करना है जो कि हमारा 101 से लेके 199 तक चलना चाहिए, क्योंकि 100 और 200 के बीच के नंबर पूछे हैं। तो हमें 100 और 200 इंक्लूड नहीं करना। तो हमारा जो लूप है वो 101 से शुरू होगा और फाइनल वैल्यू क्या रहेगी 199।
अब 101 से लेके 199 तक हम हर एक नंबर को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। इसके लिए हम लोग मोड ऑपरेटर यूज़ करेंगे कि सपोज 101 मोड 7, अगर रिमाइंडर 0 जनरेट होता है तो इसका मतलब है कि 101 डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर वो नहीं होता तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो डिवाइड बाय 7 नहीं होता। तो हम लोग 101 से शुरू करेंगे और 199 तक के सारे नंबर्स को लूप की बॉडी के अंदर टेस्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 रहेगा वहाँ पे हम उस नंबर को डिवाइड बाय 7 मान लेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं इसको सी में लिखना। इन सभी प्रोग्राम्स में यूजली हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि कई सिस्टम्स में कंपाइलर में जैसे हेडर फाइल्स का पाथ सेट किया होता है। तो हम व्यूअर्स को यही कहेंगे कि अगर आपके सिस्टम में पाथ सेट नहीं है तो आपको हैश इन प्रोग्राम लिखने से पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिख लेना चाहिए, ताकि हमारे जो सी के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो इसी फाइल में ही, इसी हेडर फाइल में लिखे हुए हैं। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सी का जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले शुरू होता है मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले हमारा मेन रहेगा। मेन का एम कैपिटल हो रहा है, मैं एक बार इसको सेटिंग ठीक कर देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे मेन। मेन लिखने के बाद हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन कर्ली ब्रैकेट ओपन लिखेंगे, एक ब्रेसेस ओपन किया है। उसके बाद हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट आता है। तो हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स यूज़ होने वाले हैं वो हम लोग इस सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। तो नंबर्स को चेक करना है हमें। तो नंबर के लिए मैंने एक n वेरिएबल ले लिया है, जिसकी डाटा टाइप मैंने इंटीजर लिया है, इंट लिया है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा लूप 101 से शुरू होगा और फाइनल वैल्यू 199 रहेगी। तो हम, क्योंकि लूप एक सिंपल सा लूप है, तो हमें तीनों लूप्स में से फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल में से हम लोग फॉर लूप को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो मैंने लूप शुरू किया है n इज़ इक्वल टू 101, n इज़ लेस देन और इक्वल टू 199 और n प्लस प्लस 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब लूप बॉडी मैंने शुरू की है कर्ली ब्रैकेट ओपन से। लूप बॉडी के अंदर हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाया। इफ़ के अंदर हम n को टेस्ट करेंगे। मैंने लिखा इफ़ n मोड 7 इज़ इक्वल टू 0। तो n की जिस भी वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो उसके अंदर हम एक प्रिंट एफ दे देंगे, जिसमें हम उस वाले n को प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट एफ, क्योंकि n हमारा इंटीजर है तो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या रहेगा, %d रहेगा। तो %d एज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और n की वैल्यू को हम लोग प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट कर लेते हैं। मैंने /n लगा दिया है ताकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के केस में न्यू लाइंस में आंसर आता रहेगा, नहीं तो आंसर चिपक के आएगा, एग्जैक्ट आंसर आपको क्लियर नहीं होगा। और फिर मैंने इफ़ की बॉडी क्लोज कर दी और फिर मैंने मेन प्रोग्राम की बॉडी क्लोज की है। इफ़ के बाद मैंने फॉर लूप की बॉडी क्लोज किया, उसके बाद मेन प्रोग्राम की बॉडी हम क्लोज कर देते हैं। आइए अब इस प्रोग्राम को सी के एडिटर में डाल के देख लेते हैं कि इसको रन करने के लिए। तो अभी इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और मैं एक ऑनलाइन एडिटर खोल लेता हूँ। सी का जो कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को। तो एग्जीक्यूट किया है। तो इसमें क्योंकि डबल कोट्स यूज़ हुए हैं, तो हम, क्योंकि पहले मैंने जो प्रोग्राम है MS वर्ड में लिखा था तो कोट्स ये MS वर्ड के अकॉर्डिंग आया, तो हमें सी के अकॉर्डिंग एक बार वो कोट्स को, डबल कोट्स को डिलीट करके दोबारा टाइप करना है यहाँ आके, तो हमारा वो एरर रिमूव हो जाएगा। अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन के बॉटम पे सभी वो आउटपुट आ गई हैं जो भी नंबर हमारे 7 से डिवाइड होते हैं। इसी तरह से हम किसी और नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं कि वो नंबर 101 से 199 के भी जो 5 से डिवाइड होते हो। तो मैंने 7 की जगह पे 5 कर दिया, तो आउटपुट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में भी इतना ही। अब इस नई वीडियो में हम लोग एक और प्रोग्राम देखेंगे सी का, ताकि आपको और क्लैरिटी हो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम लोग कैसे कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हमारा लूप्स को यूज़ करके होगा। हम इसमें भी एक फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स आप करेंगे सी में, उतना ही खासकर कंट्रोल स्टेटमेंट के, तो आपका प्रोग्रामिंग उतना ही ज़्यादा बढ़िया होता रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसके पहले वाले जो हमारे 3 वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें। तो ये अब वही वाला प्रोग्राम लगभग दोबारा है। इसमें हमने क्या किया, उसमें वो 100 और 200 के बीच में
जो नंबर 7 से डिवाइड हो रहे थे हमने उसको प्रिंट किया था। अब हमने वो नंबर गिनने हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 100 और 200 के बीच में हैं और जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो गिनती में कितने हैं। तो इस वीडियो में भी हमारा जो मेन पॉइंट है वो लूप का है। लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, तो 101 से लेके 199 तक का आपको एक लूप लगाना है। उसके बाद फिर वैसे ही हमने एक मॉड ऑपरेटर यूज़ करना है। हर एक नंबर को 101 से लेके 199 तक जितने भी नंबर हैं उनको हमने 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को चेक करना है। जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा उस नंबर को हमें काउंट कर लेना है। तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें, कंप्लीट डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, उस नंबर के साथ डिवाइड करना है और रिमाइंडर मोड ऑपरेटर का यूज़ करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है। मैंने जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा स्टेप रिटन में भी दे दिया है ताकि जिन लोगों को हिंदी में थोड़ी दिक्कत है वो यहाँ से भी देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो वीडियो में आगे और बढ़ते हैं और अब इस वीडियो में हमारा एक वेरिएबल हमें और भी लेना है, काउंट नाम का वेरिएबल, जिसमें हम लोग वैल्यूज को काउंट करते रहेंगे, जिसको हम इनिशियली 0 इनिशियलाइज करेंगे और जब जब भी वो नंबर 7 से डिवाइड होगा वैल्यू को प्रिंट करने की बजाय हम काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और फाइनली काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं हमारा कि वीडियो में हम लोग फिर से लिखते हैं मेन हमारा जो स्टार्ट फंक्शन है। सबसे पहले सी में ये लिखा होना चाहिए। इस वीडियो में मैं हैश इंक्लूड लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। ये सी की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसमें हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिफाइंड है, scanf और printf। मैं फिर से बताऊंगा कि कुछ कंपाइलर्स में, कुछ सिस्टम्स में इसका पाथ सेट होता है, कईयों में नहीं सेट होता, तो ये हमें लगा लेना चाहिए और एक हैबिट में डालना चाहिए। प्रोग्रामिंग सिखाते वक्त पिछली वीडियोस में मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि हमारा मेन स्ट्रेस प्रोग्रामिंग सिखाना है। सी के कंपाइलर्स की ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक n वेरिएबल लिया है पिछले वीडियो की तरह, पिछले प्रोग्राम की तरह, और एक काउंट वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया है। अब एक फॉर लूप लगाएंगे 101 से लेके 199 तक का और 1 का इंक्रीमेंट। तो लूप काउंटर मैंने n लिया है। फिर से वो सारा प्रोसेस सेम है पिछले प्रोग्राम वाला। इफ़ n mod 7 इज इक्वल टू 0, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस कर देंगे क्योंकि काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है। जब भी वो डिवाइड बाय 7 होगा तो काउंट 1 से बढ़ता रहेगा। फिर मैंने इफ़ की बॉडी क्लोज कर दी, फॉर की बॉडी क्लोज कर दी। फॉर के बाद अब हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो काउंट हमारा इंटीजर है तो इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारा रहेगा %d। साथ में मैं एक टेक्स्ट मैसेज भी दे देता हूँ ताकि प्रोग्राम की आउटपुट थोड़ी सी डेकोरेटिव लगे, क्लियर हो जाए कि हम क्या प्रिंट करने जा रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर्स डेटा डिविजिबल बाय 7 आर %d। साथ में मैं काउंट वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को, मेन कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस प्रोग्राम को भी हम एक ऑनलाइन कंपाइलर में डाल के एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या रहती है। इस वीडियो में जो हमारा वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी हमारे डाटा टाइप्स के बारे में, हमारा फॉर लूप हमने यूज़ किया है, इफ़ यूज़ किया है, printf यूज़ किया है। तो इससे रिलेटेड भी हमारे इसी चैनल पे और वीडियोस है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कोई भी डाउट है तो हमारे दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूँ कि हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट कौन सा है, लूप कहाँ पे है। साथ में मैं एक सिंगल लाइन कमेंट्स के थ्रू बता रहा हूँ कि जो रेड से इंडिकेट किया वो वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है। और अब आउटपुट के लिए हमने एक printf स्टेटमेंट यूज़ किया है। अब इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम आउटपुट चेक कर सके किसी कंपाइलर में डाल के, क्योंकि मैंने भी 1 गो में लिखा है तो एक बार चेक तो करना ही चाहिए। तो इस प्रोग्राम को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और ऑनलाइन सी के किसी ऑनलाइन कंपाइलर में डाल के इसको हम लोग चेक कर लेंगे। सी के बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर हैं, जो आप गूगल में डालोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने उनमें से एक चूज़ किया है, तो प्रोग्राम मैंने पेस्ट कर दिया। अब प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे।
तो इसमें एग्जीक्यूट का बटन है। इसमें भी वही दिक्कत है कि वो प्रोग्राम मैंने क्योंकि वर्ड से कॉपी किया है तो डबल कोट्स हमें यहाँ से हटा देने चाहिए। यहाँ आके बस एक बार दोबारा से डबल कोट्स लगाने हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट इस एडिटर के हिसाब से अलग है, वर्ड का अलग है। लेकिन अगर आप सी में डायरेक्टली प्रोग्राम टाइप करते हो सी के किसी भी एडिटर में, तो आपको ये करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसने बता दिया है कि जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं उनकी गिनती स्क्रीन पर आ रही है। देखो आप बेस में देख पा रहे हैं कि वो गिनती में कितने हैं। इसी तरह से हम किसी और नंबर के लिए भी इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। हम करते हैं 5 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर हैं 101 और 199 के बीच में जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं। तो आउटपुट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ रही है। 101 से लेके 199 तक कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, उनका काउंट आ रहा है। In this video you will learn how to write a program in C. So let us start. We will start with an hash include statement. Hash include is a preprocessor directive of C, and this will include the content of mention file in our current program. Then we will write a main program, main. Here return type of main is void. Then there is curly braces open. Then we will supply variable declaration part. We have to declare all the variables to be used in the program. Then body of the program. Finally a curly bracket close. So this is the final structure of a C program. In this way you can write any program in C. Let us clear this idea more clearly with writing a program by writing a program for addition of two numbers. Here we will use three variables. We have to declare its data type. Then we have to supply the value of B and C. Suppose value of B is 12, value of C is 10, and A is equal to B plus C. Finally, we will write the value of A using a print statement of C, printf. Printf is a formatted output statement of C. So this is the final. So you have seen how easy to write a program in C. For more such videos, subscribe this channel and press like button. Thanks for watching.